Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश एंड मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एडुकेटर्स, रिहैब प्रोफेशनल्स एंड फिलैंथ्रोप्स यानी कि नासेर इंडिया। आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक डायनेमिक टॉपिक बहुदिव्यांगता का अर्थ एवं परिभाषाएं, लक्षण एवं प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। यानी कि ऐसी कौन कौन सी मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटीज होता क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित यह पार्ट फर्स्ट है, जो कि इसमें अर्थ, परिभाषाएं, लक्षण एवं प्रकार को दर्शाया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जरूर देखिए क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कि बहुत दिव्यांगता क्या है, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए। साथ ही यदि इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि विदाउट बेल आइकन के प्रेस के आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा जो भी न्यू वीडियो आएगी। इसके अलावा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं बहुदिव्यांगता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। जैसा कि शब्दों से ही पता चलता है कि मल्टीपल यानी कि एक से अधिक। जहां पर मल्टी शब्द जुड़ जाता है वहां एक नहीं रहता बल्कि एक से अधिक हो जाता है। और डिसेबिलिटी का मतलब हम जानते ही हैं कि दिव्यांगता होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें एक से अधिक दिव्यांगता होगी। इसको हम कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक व्यक्ति में श्रवण बाधिता भी हो सकती है, दूसरी उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि देखने की भी समस्या हो सकती है, दृष्टिहीनता भी हो सकती है, वो ऑटिज्म भी हो सकता है, उसको चलने फिरने में भी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकता है। यानी कि एक साथ कई सारी विकलांगताओं का समावेशन जब होता है, यानी एक से अधिक दिव्यांगता होती है, तो उसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। हम इसकी थोड़ा सा जानते हैं, इसके रूप में अर्थ क्या निकलता है कि जब किसी बच्चे या व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता एक साथ पाई जाती है या देखने को मिलती है, तब उस स्थिति को बहुदिव्यांगता कहते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब है कि जब एक व्यक्ति हो या बच्चा हो जिसमें एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक समस्याएं एक साथ हों, तब हम उसे कह सकते हैं कि ये मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है लेकिन अधिक समस्या से ग्रसित है। ये है मिस्टर गोकरण पाटिल, जो कि ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही इनके दोनों हाथ हैं। इनको चलने में भी पैर से थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इन्होंने अपनी कमी को कभी कमी महसूस नहीं होने दिया और किस तरीके से पेंटिंग करते हैं जिसकी तारीफ करते रह जाएंगे। ये एक बेहतरीन अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं अपनी पेंटिंग के क्षेत्र में। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश से इन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और इसके अलावा भी फाइन आर्ट में बहुत सारी डिग्रीज हासिल की हैं। यह एक से अधिक समस्या से ग्रसित होते हुए भी ये पैर से पेंटिंग करते हैं, जो कि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम है कि डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी।
विकलांगता अक्षमता नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। जो भी हमारे पास क्षमताएं हैं, जो भी हमारे पास रिजिडुअल कैपेसिटी बची है, एबिलिटी बची है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद में जुनून होना चाहिए। तो ये है गोकर्ण पाटिल, ये राष्ट्रपति से सम्मानित भी हो चुके हैं अपने इस क्षेत्र में। हूबहू पेंटिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं और वो भी कम समय में। तो ये बहुदिव्यांगता का अर्थ था, यानी कि जब किसी व्यक्ति में या बच्चे में दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता या समस्याएं एक साथ देखने को मिलती हैं तो हम उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं, यानी कि एक साथ अधिक समस्याएं देखने को। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, या कोई सुझाव है तो जरूर बताइए। अब हम जानते हैं बहुदिव्यांगता की परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसे अधिनियम हैं, स्कीम्स या व्यक्ति जो बताते हैं कि बहुदिव्यांगता क्या है और उनके अकॉर्डिंग किसे कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में एनटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, कि जब किसी व्यक्ति में दो या अधिक दिव्यांगताओं का समायोजन हो तब उसे बहुदिव्यांगता कहते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को बहुदिव्यांग कहते हैं जब उसमें दो या अधिक दिव्यांगताओं का समायोजन होगा, यानी एक से अधिक होगा। तो ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार परिभाषा है। इसके बाद NIEPMD चेन्नई 2005, यानी कि NIEPMD ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये चेन्नई में स्थित है, यह राष्ट्रीय संस्थान। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या कहता है मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में, कि when a child has several different disabilities, we say that he or she has multiple disabilities. For example, a child may have difficulties in learning along with controlling her movements and or with hearing and vision. यानी इनके कहने का मतलब है कि जब एक बच्चे के पास कई सारी यानी कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज होती हैं, वो भी गंभीर, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, यानी कि मेल हो चाहे फीमेल हो, जब उसके पास डिफरेंट डिसेबिलिटी एक साथ कई सारी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के रूप में कि किसी व्यक्ति को सीखने में कठिनाई होती है, साथ ही उसको किसी चीज की कंट्रोलिंग नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता, और उसको सुनने एवं विजन यानी कि देखने में भी समस्या होती है। तो ये एक प्रकार की समस्या है जिसमें एक से अधिक समस्याएं हो सकती हैं और उसे सीखने से संबंधित एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो समायोजन होता है देखने को मिलता है, तो हम उसे कहते हैं कि बहुदिव्यांगता है। तो ये बहुदिव्यांगता की परिभाषाएं हैं, आप इन्हें जरूर याद करिए। अब हम जानते हैं बहुदिव्यांगता के लक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित है। क्योंकि हम किसी के बारे में उसकी विशेषता एवं लक्षणों के आधार पर ही अपना वक्तव्य रखते हैं, चाहे उसका व्यवहार हो या कुछ भी हो, वो उसकी विशेषता मानी जाती है। उसी प्रकार से हम कुछ लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि बहुदिव्यांग व्यक्ति है। तो आइए जानते हैं हम एक एक करके, जिसमें सबसे पहला है शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। अच्छा, शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि इनमें कई सारी समस्याएं होती हैं, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। उसके अंतर्गत गर्दन नियंत्रण, यानी कि जो हमारा जो नेक है, हमारा गर्दन है, उसको कंट्रोलिंग नहीं कर पाते। ये बैठने में दिक्कत होता है, घुटने के बल चलते हैं, खड़े होने, इन सब में ये क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनके साथ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ये एक नहीं बल्कि कई सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट है गामक कौशल के विकास में कमी पाई जाती है। अच्छा, गामक कौशल क्या होता है?
यही हमारा गामक कौशल है कि किसी चीज को पकड़ने में, किसी चीज को वजन वाला चीजों को उठाने में, या अन्य प्रकार की ऐसी चीजें जिनके द्वारा हमारा मोटर स्किल काम करता है, हमारा हाथ, हमारा पैर। तो जो हाथ के उपयोग की चीजें होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। हमारी जो विभिन्न प्रकार की मसल्स होती हैं या हमारे हाथों में जो कमजोरी पाई जाती है, उसके कारण से हम गामक कौशल नहीं विकसित हो पाता है। और मान लीजिए कि एक बच्चे को गिलास पकड़ना है, कॉपी पकड़ना है, पेन से लिखना है, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मोटर स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हम बहुत सारे जो पैरों से, हाथों से जो एक्टिविटीज करते हैं उनको नहीं कर पाते हैं। उसका जो मुख्य कारण है क्योंकि गामक कौशल या मोटर स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इसके अलावा सोच नियंत्रण का अभाव होता है। तो ये मेन कारण है। मान लीजिए कि हमारा हाथ ही काम नहीं कर रहा, हमारा जो मसल्स है वो डेवलप नहीं हो पाई है, हमारा हाथ एकदम टाइट हो गया है, जो मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। आसानी से इंद्रियों को नहीं समझ पाना, यानी कि जो हमारी इंद्रियां 5 होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिनसे हम देखने का काम, सुनने का काम, स्पर्श करने का काम, और गंध या स्वाद, ये मतलब ये चीजें जब टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इनको हम समझ नहीं पाते आखिरकार इनका क्या मतलब है। कोई व्यक्ति कहता रहता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति सुनने के साथ साथ अगर ऑटिज्म में समस्या ग्रसित है या मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ ऑटिज्म की समस्या है, तो उसको कोई भी व्यक्ति बोलता रहता है, उसको कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। तो किस लिए जो सुनने का है, स्पर्श करने का है, वो बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए वो लर्निंग नहीं हो पाती, उनको सीख नहीं पाते। यानी कि नेक्स्ट है, आसानी से अपने विचारों, भावनाओं एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट ना होने का कारण है क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा श्रवण बाधित भी हो और दृष्टि बाधित भी हो सकता है एक बच्चा श्रवण बाधित भी हो और मेंटल रिटार्डेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनको सुनने में, बोलने में प्रॉब्लम होती है और लैंग्वेज डेवलपमेंट ना होने के कारण उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाता है। और जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती, जब कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो पाता, तो फिर वो अपने विचारों को, जो आइडियाज होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो अपनी नीड्स होती हैं, उनको व्यक्त नहीं कर पाते और जो भी समस्या होती है उसको झेलते रहते हैं। नेक्स्ट है, नए कौशलों को सीखने में समस्या होती है। अच्छा, नए कौशल क्या होते हैं? नए कौशल ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि आज एक बच्चा है, 10 साल का है, हम चाहते हैं कि अपना जीवन यापन वो बाद में कर ले। तो जैसे कि मूवमेंट ना होने के कारण वो फोटोकॉपी की दुकान में काम नहीं कर सकता है, या यूं कहें कि एक मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है, साथ में और अधिक समस्याएं हैं उसके साथ, 2-3 समस्याएं जो चलने फिरने में भी या मूवमेंट में भी प्रॉब्लम है। तो वो सेल्फ हेल्प स्किल जो होती है, ये उसके लिए नए कौशल है, जो स्वयं से अपने आप को कैसे जीवन को बनाना है सही, अपने आप को किस तरीके से नहाना है, खाना है, कपड़े पहनना है, जूते पहनना है। तो सेल्फ हेल्प स्किल भी अपने आप में एक नए कौशल होता है उसके लिए, क्योंकि शुरुआत से उसे नहीं पता होता कि स्वयं का जीवन यापन करते कैसे हैं। और जब उसे सिखाया जाता है तो मोटर स्किल डेवलपमेंट ना होने के कारण, शारीरिक विकास ना होने के कारण, मेंटल जो डेवलपमेंट है यानी कि जो मानसिक विकास ना होने के कारण उसका विभिन्न प्रकार के विकास रुक जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार के जो न्यू स्किल्स होती हैं उसको लर्न नहीं कर पाता है। सीखने में धीमे अथवा अक्षम होते हैं। सीधी सी बात है, सीखने में धीमे अक्षम होंगे ही। सपोज अगर किसी बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि हो सकता है उसको ऑटिज्म भी हो सकता है, ऑटिज्म के साथ साथ हो सकता है कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकता है कि वो मेंटल रिटार्डेशन से भी ग्रसित हो, लोकोमोटर से भी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो। तो ऐसे बच्चे क्या है, उनकी जो एक्सेस नहीं हो पाती, जो सीखने में उनकी जो पहुंच नहीं हो पाती है, उसका कारण लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन नहीं कर पाते, लोग उनको समझते नहीं है, उनकी जो डिफरेंशिएशन है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो उनकी विशेषताएं हैं उनका स्वागत नहीं करते। क्योंकि
जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब मीनिंग बता रहा था तो गौकरण पाटिल, जो मिस्टर गौकरण पाटिल हैं, वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी उनके अंदर कितनी अच्छी कला है। दोनों हाथ न होने के कारण भी वो पैर से कितनी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन जो हम एक्टिविटी नहीं कर पाते उनके साथ, जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक उनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाता है। यानी कि जो उसका एटीट्यूड है वो बहुत मायने रखता है कि किस वे में उनके प्रति वो अपना दृष्टिकोण रख रहा है, किस वे में उनको सिखा रहा है, किस वे में उनको समझ पा रहा है। तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए वो सीखने में धीमे अथवा अक्षम होते हैं, क्योंकि उसका जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाता, और उसके साथ साथ समाज भी उसका साथ नहीं देता। और जब हम सीखने की बात करते हैं तो लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो अगर हमारा मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो हम लिख नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, अगर देख नहीं सकते तो, सुन नहीं सकते तो कितनी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाना, यानी कि भावनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि विभिन्न प्रकार का जो बच्चा होता है, विभिन्न प्रकार की ऐसी कुछ सामान फेंकना, स्वयं को चोट पहुंचाना या दूसरों को चोट पहुंचाना, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो आक्रोश भरे भावनाएं होती हैं, वो ऐसी होती हैं जिनके द्वारा वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पाता है, थोड़ा सा उसकी एक हाइपर एक्टिविटी भी हो सकता है ऐसा बच्चा, जो सामने बैठे व्यक्ति को भी मार सकता है। इसके अलावा घटनाओं को याद रखने में समस्या होती है। अच्छा, घटनाएं क्या होती हैं? मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया या बगल में कोई अच्छा काम हो गया या बुरा काम हो गया, तो वो याद नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए कल परिवार में कोई समारोह हो गया, उसके 4 दिन बाद पूछेंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा। घटनाओं का मतलब किसी एक्सीडेंट और किसी के मरने से संबंधित नहीं होता है। घटनाओं का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। एक बच्चे के सामने एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, तो उसके लिए घटना हो सकती है। बाद में कोई अगर इंक्वायरी करने आए तो वो भूल जाएगा, क्योंकि हो सकता है बच्चा मेंटल रिटार्डेशन से भी ग्रसित हो और वो ऑटिज्म की समस्या से भी ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी समस्या के कारण उसको ये सारी समस्या देखने को मिलती है। भावात्मक लगाव का अभाव पाया जाता है। अच्छा, भावात्मक लगाव क्या होता है? हम किसी से कितना फेथफुली जुड़े रहते हैं, यानी कि किसी से अच्छे तरीके से हमारा व्यवहार, हमारे विचार किस तरीके से एक दूसरे से मेल खाते हैं और हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो इनमें कमी पाई जाती है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि इनमें विचार इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि इनकी चिंतन शक्ति और जो तर्क शक्ति है वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट है संप्रेषण एवं आवागमन में समस्या होती है। संप्रेषण यानी कि जब लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है, संप्रेषण नहीं कर सकता। संप्रेषण व्यक्ति के, अगर देखा जाए तो जीवन की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि बिना संप्रेषण के व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता। लेकिन इनको समस्या होती है लैंग्वेज ना होने के कारण, एक दूसरे को समझ ना होने के कारण, समाज में क्या हो रहा है उसके प्रति जागरूकता ना होने के कारण, व्यक्तिगत समस्याएं क्या है उसके प्रति जागरूकता ना होने के कारण भी समस्या नहीं कर पाते। आवागमन, अगर उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या मोटर डेवलपमेंट नहीं हुआ, पैरों का विकास नहीं हुआ, जो हमारी मसल्स हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा नहीं सकता है, उसको समस्या होगी। यानी कि उसको ओरिएंटेशन नहीं हो पाता है, मोबिलिटी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है तो उसको कस्टोडियल में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर उसका आईक्यू बिलो 20 है, 20 से नीचे, तो वो बिल्कुल भी तरीके से दूसरों पर आश्रित रहता है। और इसीलिए इन सब के लिए एक एक्ट बना है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो कि संरक्षण का काम करता है, देखभाल का काम करता है, पूरी तरीके से उनकी जो सुरक्षा है, उनका विकास है, उस पर जोर देता है, ताकि वो भी समाज में अपनी स्थान ग्रहण कर सकें और अपना जो स्वयं के जीवन यापन की कला कौशल है उसमें विकसित हो सके।
समय प्रबंधन में कमी देखने को मिलती है। समय प्रबंधन क्या है? टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। एक जीवन में व्यक्ति कोई भी काम करता है, समय का ध्यान जरूर रखता है। हम चाहे बिजनेस करें, चाहे हम क्लास लें, चाहे एक बच्चा, तो उसका भी समय निर्धारित है, एक प्रबंधन है। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, एक टाइम होता है हर चीज का, लेकिन इनमें प्रबंधन नहीं पाया, इसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हें समय का ही पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होता है। मान लीजिए किसी बच्चे को ऑटिज्म से ग्रसित है और साथ में लोकोमोटर डिसेबल्ड है, और यदि वो विजुअली इम्पेयरमेंट भी हो गया, तो सोचिए मैनेजमेंट कैसे कर पाएगा, सोचिए वो समय का प्रबंधन कैसे करेगा। वो किसी परिस्थिति से ही अपने आप को अवगत नहीं करा पाता है, तो समय का प्रबंधन कैसे करेगा। किसी भी परिस्थिति या किसी भी एनवायरनमेंट के बारे में अपने आप को उस पर प्रस्तावित नहीं कर पाता है, अपने आप को उस पर स्थापित नहीं कर पाता है, उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो किसी भी तरीके का जो एक्टिविटी है उसमें मैनेज नहीं कर पाता है, पढ़ने लिखने में समय प्रबंधन नहीं कर पाता है, अपने जीवन में कब क्या करना है, समय से काम करना है या नहीं करना है, इन सब के बारे में जानकारी उसको नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम इन सब को ध्यान में रखें तो इसके अलावा भी एक एस्पेक्ट पॉजिटिव होता है, जो एक मैनेजमेंट का काम करता है, जो अगर एक शिक्षक उनकी रेजिडुअल कैपेसिटी को पहचाने तो बहुत सारी उनके डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बहु दिव्यांगता के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में भी हम महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, खूब दबा के शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहला जो इसका टाइप्स है, श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधिता। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जब किसी बच्चे में एक से अधिक समस्या होगी या दो से अधिक समस्या होगी तो उसको हम बहुत दिव्यांगता कहते हैं। तो ये पहला टाइप है कि यदि किसी बच्चे को श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित है, यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट HI एंड विजुअल इंपेयरमेंट VI से समस्या है, तो हम उसे कह सकते हैं कि बहुत दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। जैसे इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने में या वार्तालाप करने में तथा किसी वस्तु को देखने में समस्या होती है, तब हम उसे कहते हैं कि श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधिता से वो ग्रसित है। नेक्स्ट है श्रवण अक्षमता, दृष्टिबाधिता एवं बौद्धिक अक्षमता, यानी कि तीनों भी एक बच्चे में पाई जा सकती हैं, यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अगर ये तीनों समस्याएं एक बच्चे में पाई जाती हैं तो भी माना जाता है कि वो बहुत दिव्यांग है। जैसे इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने में, वार्तालाप करने में, किसी वस्तु को देखने में एवं सामान्य की तरह सोचने समझने एवं चिंतन करने में समस्या होती है। यानी सीधा सा मतलब है ये तीनों चीज इंक्लूडेड है, और ये समस्याएं अगर किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के एक प्रकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को गामक अक्षमता है या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है एवं बौद्धिक अक्षमता है, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पाल्सी है एवं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अगर ये तीनों समस्या उसके अंदर पाई जाती हैं तो भी माना जाता है कि वो एक बहुत दिव्यांगता से ग्रसित है। यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको आवागमन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक्सेसिबिलिटी नहीं कर पाते हैं। उनको यदि इक्विपमेंट उचित ना दिए जाए, उनको सही तरीके से सुझाव ना दिया जाए, उनकी कैपेसिटी को ना पहचाना जाए, उनको अवसर ना दिया जाए तो वो नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम उनको प्रदान करें अवसर ने, मतलब इसके अलावा शारीरिक नियंत्रण में समस्या, यानी कि जो हमारा बैलेंस होता है फिजिकली वो भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा सामान्य तरह सोचने समझने में चिंतन की समस्या होती है। तो ये तीनों तरीके से यदि एक बच्चे में समस्या पाई जाती है तो भी हम मानते हैं कि वो बहु दिव्यांगता से ग्रसित है। नेक्स्ट है श्रवण अक्षम एवं गामक अक्षम, यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है और लोकोमोटर डिसेबल्ड भी हो सकता है।
बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था शुरू में मिस्टर गौकरण पाटिल का, तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है, उनको स्पीच समस्या भी है और लोकोमोटर डिसेबल्ड भी है। उनके पास दोनों हाथ नहीं है लेकिन बेहतरीन पेंटिंग करते हैं। उनके बारे में समय मिले तो जरूर पढ़िए, इंटरनेट में मौजूद हैं बहुत सारी चीजें उनके बारे में। यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने में या वार्तालाप यानी कि समस्या होती है, कैसे कम्युनिकेशन करने में एवं आवागमन में समस्या होती है, तो हम उसे कहते हैं कि श्रवण अक्षमता एवं गामा अक्षम है। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको गामा अक्षमता एवं स्वलीनता हो सकती है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज्म साथ में, या यूं कहें कि यहां पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने बोला, यहां पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगा। तो गामक अक्षमता एवं स्वलीनता यानी कि आवागमन में समस्या या स्वयं में खोए रहने अथवा समाज से अलग रहने की समस्या, क्योंकि ऑटिज्म के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं में खोया रहता है, एलोन पूरी तरीके से, और समाज से अलग रहना पसंद करता है, तो वो इसकी श्रेणी में आता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं और एक बात आपको बता दूं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। आप लर्निंग डिसेबिलिटी ले लीजिए, आप विजुअल इंपेयरमेंट ले लीजिए, इसके अलावा 21 प्रकार की विकलांगताएं होती हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, तो उनको भी आप अलग अलग करके टाइप्स बना सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, क्योंकि विदाउट बेल आइकन के दबाए आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अब तक नहीं पहुंच पाएगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके और एक बेहतरीन नॉलेज से अवगत हो सके। थैंक यू सो मच।